एवरीवन वेलकम टू एएसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग यहाँ पे 12th क्लास बायोलॉजी जो कि विकास जो चैप्टर है, चैप्टर 6 विकास है। और उसके हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लॉन्ग में आंसर आते हैं वो हम लोगों ने आधे ज़्यादा कंप्लीट कर लिए थे। और थोड़ा सा पार्ट जो बचा है तो उसको पार्ट 2 के रूप में आपको कल तक मिल जाएगा। उससे पहले हम लोग इस चैप्टर के बहुकल्पी और अतिलघुत्तरी प्रश्न कर लेते हैं, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग लॉन्ग आंसर जो पढ़ते तो हैं, टॉपिक वाइज करते तो हैं चैप्टर कंप्लीट, पर अगर उसको प्रश्न के माध्यम से देख लिया जाए तो हम लोगों के माइंड में एकदम फिक्स हो जाता है, जिससे कि परीक्षा के समय में हमें ये पता चल जाता है। जैसे हम लोग लॉन्ग आंसर या फिर हमारे टॉपिक जो लिखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नोट्स बनाए हैं, अगर क्वेश्चन पढ़ करके तब हम लोग उसको पढ़ते हैं तो ये पता रहता है हाँ ये क्वेश्चन परीक्षा में आया है, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये हम लोगों को पता रहता है। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं, जो कि परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। ये सन 2018 में आया प्रश्न है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग परिकल्पना किसने प्रतिपादित की। ये हम लोगों ने जो क्लास की है उसमें सबसे पहला टॉपिक यही दिया हुआ, बिग बैंग थ्योरी जो क्या है। तो इसको सबसे पहले किसने, कांट व लाप्लास ने दी थी। अगर पूछा जाए किसने दी थी तो कांट व लाप्लास ने बिग बैंग परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। अब अजीवात जीवोत्पत्ति क्या होती है। अजीवात जीवोत्पत्ति क्या होती है। अजीवात जीवोत्पत्तिवाद को स्वतः उत्पत्तिवाद कहते हैं, जिसमें जीवों का जनन क्या होता है, स्वतः होता है। एक जीव से दूसरा जीव स्वतः ही उत्पन्न होता है। ये हमारी क्लास में टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया गया हुआ है, जाकर के हमारी क्लास जरूर देखें हमारे चैनल पे एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस पे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो परीक्षा में आया है, निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। हमेशा प्रश्न जब पढ़ें तो नहीं वाले वाक्य जरूर देख लें कि जो प्रश्न है वो नहीं पूछ रहा है, क्योंकि हम लोग नहीं को ध्यान नहीं देते, निगेटिव चीज़ नहीं देखते हैं और क्या करते हैं, पॉजिटिव पे निशान लगा देते हैं। इसमें पूछा गया नहीं है तो डी। देखो, स्टैंडर्ड मिलर ने भी जीवन उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया था, और AI ओपेरिन ने भी दिया था, GVS हेल्डन, तीनों ने दिया था हमारे चैप्टर में जो है। पर माल्थस ने क्या दिया था, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित कोई भी सिद्धांत माल्थस ने नहीं दिया था। अब फोर्थ क्वेश्चन है, जीवन के जैव रासायनिक रूप से उत्पन्न होने के संदर्भ में निम्न में से किसने प्रथम प्रयोग किए थे। क्या, जैव रासायनिक, जीवन के जैव रासायनिक जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उससे उत्पन्न होने के संदर्भ में किसने प्रयोग किए थे। तो किसने किए थे, मिलर तथा यूरे ने किए थे। मिलर तथा यूरे का जो प्रयोग है हमारे चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया गया है, उसकी शॉर्ट क्लास भी पड़ी हुई है, तो जाकर के जरूर देखें। मिलर एवं यूरे ने, जिसमें उन्होंने अमोनिया का, मेथेन का और हाइड्रोजन का, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके क्या किया था, उसमें इलेक्ट्रोड के माध्यम से ऊष्मा प्रवाहित की थी। अगला क्वेश्चन है, मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मीथेन का अनुपात कितना था। तो इसका अनुपात था 2:1:2। देखो, हाइड्रोजन का अनुपात जो था वो 2 था, और जो आपका अमोनिया था वो 1 थी, और जो मीथेन था वो भी कितना था, 2 था। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न कीटों के मुख उपांग उदाहरण हैं। जो मुख के उपांग होते हैं वो किसके उदाहरण हैं। तो मुख के उपांग किसके उदाहरण है, समजातता के। कैसे, समजातता के उदाहरण है मुख के उपांग। इसमें क्या होता है, कीटों के मुखांग कार्य अलग अलग होते हैं, किंतु संरचना कैसी होती है, समान होती है, ताकि ये समजातता होते हैं। कैसे होते हैं, समजातता होते हैं, क्योंकि कीटों के मुखांग के कार्य में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सबके मुख के जो उपांग होते हैं वो अलमुखांग होते हैं, वो अलग अलग कार्य करते हैं, पर संरचना उनकी एक ही जैसी होती है, अतः यह कैसी है, समजातता के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के पंख एवं होयल के चप्पू क्या दर्शाते हैं। जो मछलियों के पंख होते हैं और होयल के चप्पू क्या दर्शाते हैं, ये समरूपता दर्शाते हैं। क्या, समरूपता को दर्शाते हैं। मछलियों के पंख एवं होयल के चप्पू का कार्य समान होता है, किंतु संरचना एवं उत्पत्ति क्या होती है उनकी, भिन्न होती। कार्य तो समान होता है, पर उनकी जो संरचना होती भाई वो बने अलग होते हैं। जैसे होयल के चप्पू ऐसे बने होते हैं, और जो मछलियों के जो पंख होते हैं वो ऐसे ऐसे करके संरचना बनी होती है। दोनों करते क्या हैं, तैरने का काम करते हैं, पर उनकी जो उत्पत्ति होती है वो भिन्न होती है, और क्या, उनके संरचना भी भिन्न होती, पर कार्य कैसा होता है, समान होता है। दोनों का कार्य होता है तैरने का, बस संरचना और उत्पत्ति में अंतर होता है। इसको कहते हैं समरूपता।
क्या कहते हैं, समरूपता का उदाहरण पूछा जाए तो व्हेल के चप्पू और मछलियों के पंख। अगला क्वेश्चन है, जंतु तथा पादप के मध्य की कड़ी क्या है? जंतु और पादप के मध्य की कड़ी, देखो ये वनडे एग्जाम में भी अधिकतर बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि जंतु तथा पादप के बीच की कड़ी क्या है, तो युगलीना। क्या है? युगलीना। जो युगलीना होता है उसमें जंतु और पादप दोनों, पेड़ और जंतुओं दोनों के क्या होते हैं, लक्षण पाए जाते हैं। तो युगलीना क्या है? जंतु तथा पादप के बीच की कड़ी है। निम्नलिखित किस सिद्धांत को डार्विन ने प्रतिपादित नहीं किया था? डार्विन ने जिस सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया था वो हमें यहाँ देखना है। देखो, प्राकृतिक चयन इन्होंने किया था, पेंजेनेसिस इन्होंने किया था, लैंगिक चयन भी इन्होंने किया था, पर जनन की निरंतरता ये इन्होंने नहीं किया था। डार्विन ने क्या, जनन की निरंतरता पर कोई भी प्रतिपादन नहीं किया था, कोई भी सिद्धांत नहीं दिया था। जातियों की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? तो डार्विन ने लिखी थी। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये आपके वनडे एग्जाम के लिए भी और क्लास के भी, जो आपका एग्जाम है उसके लिए भी ये बहुत फेवरेट हर एक चीज़ का क्वेश्चन है कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज की बुक किसने लिखी थी? तो डार्विन ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जो प्रकृति द्वारा चयन किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने प्रतिपादित किया था। डार्विन की फिंचे उदाहरण है। क्या उदाहरण? फिंचे, अनुकूली विकिरण का। किसका? अनुकूली विकिरण कैसे होता है, तो ये किसका उदाहरण है? डार्विन की फिंचे का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुकूली विकिरण का उदाहरण नहीं है? अनुकूली का उदाहरण नहीं है, देखो तो ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल भी हैं, ऑस्ट्रेलियाई अपरास्तनी भी हैं और डार्विन फिंच भी हैं। अनुकूली विकिरण के उदाहरण ये सब हैं, पर क्या जलीय स्तनी क्या है? अनुकूली का उदाहरण नहीं है। जलीय स्तनी जो है वो अनुकूली विकिरण का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्परिवर्तनवाद किसने दिया था? तो उत्परिवर्तनवाद जहाँ आ जाए, उत्परिवर्तन, हुंगो डी ब्रिज। क्या? हुंगो डी ब्रिज उत्परिवर्तन, हुंगो डी ब्रिज उत्परिवर्तनवाद, कहीं भी पूछा जाए तो हुंगो डी ब्रिज। अगर ये पूछा जाए हुंगो डी ब्रिज ने क्या दिया था, तो उत्परिवर्तनवाद दिया था। हुंगो डी ब्रिज ने, और उत्परिवर्तनवाद किसने दिया था? तो हुंगो डी ब्रिज ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, जीवों में होने वाले परिवर्तनों में किसका योगदान नहीं होता है? जीवों में जो परिवर्तन होते हैं उसमें किसका योगदान नहीं होता है? तो देखिए, उत्परिवर्तन का योगदान होता है, प्राकृतिक वर्ण का योगदान होता है, पर समान वातावरणीय दशाओं का कोई भी योगदान नहीं होता है। तो आंसर सही होगा सी। जैव विकास में उत्परिवर्तन का महत्व है। जैव विकास में उत्परिवर्तन का महत्व क्या है? तो आनुवंशिक विभिन्नता है। जितनी विभिन्नताएं होंगी उतना ही उसका महत्व बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, किसके नियमानुसार जैव विकास कभी उल्टी दिशा में नहीं होता है? किसके नियम के अनुसार जैव विकास क्या उल्टी दिशा में नहीं होता? डोलो का नियम। किसका? डोलो के नियम के अनुसार जैव विकास कभी भी उल्टी दिशा में नहीं होगा। डोलो मतलब डोलता नहीं है, उल्टा नहीं होता, हमेशा सीधा ही रहता है। कैसा रहता है? सीधा ही विकास होता है। डोलो उल्टेगा नहीं, डोलेगा नहीं। डोलो ने कहा डोलेगा नहीं, सिद्धांत हमेशा सीधा ही रहेगा। जैव विकास कभी उल्टा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव जैव विकास में वंश अत्यधिक स्वीकृत क्रम है। कौन सा स्वीकृत क्रम है जैव विकास मानव में? देखो कौन सा अत्यधिक स्वीकृत क्रम है? तो सबसे पहले रामाफिथेकस। क्या सबसे पहले? रामाफिथेकस, उसके बाद होमो हैबिलिस। क्या है उसके बाद? होमो हैबिलिस, उसके बाद होमो सैम्पियस। सबसे पहले रामापिथेकस आए, फिर उससे होमो हैबिलिस बने, फिर उसके बाद होमो सैम्पियस यानी कि मानव बने। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मानव है? कौन सा वास्तविक मानव है? जो वास्तविक मानव कौन 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 से हैं? तो वास्तविक मानव निएंडरथल है। क्या है? निएंडरथल है। आधुनिक मानव का निकट संबंधी कौन है? तो हम सब जानते हैं चिंपैंजी। कौन है? चिंपैंजी। हमारे दादा पूछे जाए पूर्वज कौन है, तो चिंपैंजी है। अब हम लोग देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न। क्या देखेंगे? अति लघुत्तरी प्रश्न, ये सन 2017 में आया हुआ प्रश्न है। बिग बैंग परिकल्पना क्या है? तो देखो, इस परिकल्पना के अनुसार इलेम नामक आध पदार्थ, इलेम नामक पदार्थ था। ठीक, उसको अतितप्त, बहुत ही गर्म, कॉस्मिक धूल
के बादल, कैसे कास्मिक धूल के बादल में पदार्थ क्या हुआ, पदार्थ तथा प्रतिपदार्थ, पदार्थ और प्रतिपदार्थ के मध्य जब टकराव से क्या हुआ, भयंकर विस्फोट हुआ, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का क्या हुआ, निर्माण हुआ। पदार्थ तथा प्रतिपदार्थ के मध्य क्या हुआ, टकराव हुआ। जब टकराव हुआ, जैसे ये पदार्थ है, ये प्रतिपदार्थ है, इन दोनों के मध्य क्या होगा, टकराव होगा। जब टकराव होगा तो भयंकर विस्फोट होगा, बम। जब भयंकर विस्फोट होगा तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। किसका, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और यह परिकल्पना को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हेतु जानने हेतु दी गई थी। बिग बैंग थ्योरी अगर पूछा जाए किसको जानने हेतु दी गई थी, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जानने हेतु कौन सी परिकल्पना दी गई थी, तो बिग बैंग परिकल्पना दी गई थी। ये सन 2017 में आया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में क्वेसर वेटस के योगदान को स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो देखो क्वेसर वेटस का आपको सिद्धांत बताते हैं। देखो क्वेसर वेटस का सिद्धांत क्या था कि इसमें आदि सागर में जो गर्म सूप में क्या थे, विभिन्न प्रकार के यौगिक और खनिज थे। याद रखिए, जो सागर है उसमें विभिन्न प्रकार के खनिज और यौगिक थे। उनमें अणुओं के फलस्वरूप जब वो अलग अलग यौगिक बना रहे थे, उसमें जो यौगिक यौगिक काफ़ी मिले थे, तो उस पानी को, सागर के पानी को क्या कहा गया, गर्म सूप कहा गया। क्या कहा गया, गर्म सूप कहा गया। और जो उसमें खनिज लवण थे उनको क्या कहा गया, कोलाइडी कण कहा गया। क्या कहा गया, कोलाइडी कण कहा गया। और ये जो कोलाइडी कण थे वो बूंदों के रूप में क्या, कोलाइडी तंत्र बना रहे थे। छोटे छोटे समूह एकत्रित होकर क्या बना रहे थे, अघुलनशील बूंदों, बिना घुलने वाले जो बूंदे थे उनके रूप में क्या, कोलाइडल तंत्र बना रहे थे। इन्हीं बूंदों के चारों तरफ क्या, इन जो बूंदे थी, इन्हीं बूंदों के चारों तरफ, क्या था, प्रोटीन के अणुओं के विद्युत आवेश के कारण क्या हुआ, ये जो प्रोटीन के अणु थे इनके चारों तरफ क्या था, विद्युत आवेश था, के कारण जल की छोटी बूंदें क्या थी, चिपक जा रही थी। जल की छोटी बूंदें क्या, चिपक जा रही थी। इन्हीं कोलाइडल बूंदों को सिडनी फॉक्स ने क्या, प्रोटीनाइड माइक्रो स्फीयर्स कहा था। क्या कहा था, प्रोटीनाइड माइक्रो स्फीयर्स कहा था। किसने कहा था, तो सिडनी ने कहा था। विरोधी आवेश, जब उधर से विरोधी आवेश लगा, दूसरा आवेश लगा कि इन कोलाइडी बूंदों को क्या किया जाए, एक दूसरे से चिपकने से अधिक बड़े व घने गोलाइडल तंत्र का निर्माण हुआ। जब खूब सारी छोटी छोटी बूंदें चिपकेंगी तो ये तंत्र कैसा हो गया, बड़ा सा तंत्र हो गया। कैसा हो गया, बड़ा सा तंत्र हो गया। तो इसको क्या कहा है, कोलाइडल तंत्र। बड़ा कोलाइडल तंत्र कैसा हो गया, काफ़ी बड़ा बन गया। फिर आदि सागर में उपस्थित इन बूंदों को क्या कहा गया, ओपेरिन क्वेसर वेटस का नाम दिया गया। अगर पूछा जाए, देखो पूछा गया है क्वेसर वेटम मतलब किसके योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या है कि देखो जब बड़ी बड़ी बूंदें थी, जो विरोधी आवेश के कारण क्या एक दूसरे से चिपक गई और बड़ा सा घने कोलाइडल तंत्र का निर्माण हो गया। तो आदि सागर में उपस्थित इन बूंदों को ओपेरिन ने क्या नाम दिया था, कोएसर वेटस का नाम दिया था। उन्होंने अपने प्रयोग में जिलेटिन जो होती है, जिलेटिन एक चिपचिपा पदार्थ होता है, गोंद भी कैसा होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, आदि कृत्रिम कोएसर वेटम्स क्या किए, बनाए। ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। आप मेरी क्लास 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग में किन किन पदार्थों के संयोजन से अमीनो अम्लों का संश्लेषण किया था। जो अमीनो अम्ल का संश्लेषण किया था तो किन किन पदार्थों के उससे किया था। तो स्टैनल मिलर ने अपने प्रयोग में क्या, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन तथा जल वाष्प का उपयोग किया था। किसका, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन तथा जल वाष्प का उपयोग किसने किया था, स्टैनल मिलर ने किया था। याद रखना, उन्हें जल वाष्प के साथ हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मीथेन की ये रेशियो याद रखना, 1:2 के अनुपात के लिए सर्वप्रथम उनके प्रयोग में क्या, ग्लाइसिन, वेलिन, अमोनिया तथा एलिलीन अमीनो अम्ल क्या बने थे। ये स्टैनल मिलर का जो था वो संश्लेषण जो किया था, प्रयोग था। ये सन 2017 में आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, उद्विकास को परिभाषित कीजिए। क्या? उद्विकास को परिभाषित कीजिए तथा जैव विकास की मूलभूत धारणा बताइए। उद्विकास को परिभाषित कीजिए तथा जैव विकास की मूलभूत धारणा बताइए। तो निम्न स्तर के सरल जीव, जो निम्न स्तर के सरल जीव होते हैं, देखो जो निम्न स्तर के सरल जीव, जो लोअर क्लास के जीव थे, जो निम्न स्तर के जीव थे, उनमें क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में, निम्न स्तर के जीव, फिर एरो लगाया, उसके ऊपर लिखा क्रमिक परिवर्तन। क्या लिखे? क्रमिक परिवर्तन। तो क्रमिक परिवर्तन जब हुआ तो इसके द्वारा क्या हुआ? आधुनिक में क्या हुआ? जटिल जीवों का क्या हुआ? उत्पत्ति हुई। जटिल जीवों की क्या हुई? यहाँ पे लिख देंगे जटिल जीवों की उत्पत्ति। क्या लिख देंगे? जटिल जीवों की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रक्रिया को क्वेश्चन क्या है? पेंजेनेसिस का सिद्धांत और पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पेंजेनेसिस का सिद्धांत, इसे याद रखिए, पेंजेनेसिस सा है और चार्ल्स में क्या है? सा है। पेंजेनेसिस में भी सा है और चार्ल्स में क्या है? सा है। तो पेंजेनेसिस का सिद्धांत चार्ल्स और डार्विन ने दिया था। पुनरावृत्ति का सिद्धांत पूछा जाए तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत अर्नेस्ट और हेकल ने दिया था। किसने दिया था? अर्नेस्ट और हेकल ने पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था और पेंजेनेसिस का सिद्धांत चार्ल्स और डार्विन ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपसारी विकास एवं अभिसारी विकास की परिभाषा लिखिए। क्या? अपसारी विकास क्या होता है? अभिसारी विकास क्या होता है? अपसारी विकास डाइवर्जेंट इवोल्यूशन समझेंगे क्या है? एक ही पूर्वज जाति के जीवों का विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में फैलकर अपने अपने क्षेत्र के वातावरण के अनुसार जीवन शैली अपनाकर धीरे धीरे विभिन्न जातियों में क्या होता है? रूपांतरित होना अपसारी उद्विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? अपसारी उद्विकास या अपसारी विकास कहलाता है। जो हमारे पूर्वजों की जातियां हैं, के जीव जो होते हैं विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में, हर प्रकार के जो क्षेत्र हैं, भौगोलिक क्षेत्र हैं, उनमें फैल जाएंगे और अपने अपने क्षेत्र के वातावरण अनुसार क्या करेंगे? अपनी अपनी जीवन शैली भाई करने लगेंगे। फिर धीरे धीरे जातों में क्या होगा? रूपांतरण हो जाएगा। जो यहाँ के इंसान है दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में रहेंगे, जैसे यहाँ का मनुष्य है, ये किसी गर्म प्रदेश में रहने लगा तो इसका धीरे धीरे स्किन क्या हो जाएगी? गर्म गर्म जो ताप है उसको सहने योग्य बन जाएगी और इसकी स्किन कैसे हो जाएगी? काली हो जाएगी। तो इसके आने वाले जो आगे बच्चे होंगे वैसे वो कैसे होंगे? वो इसी के तरीके होंगे। तो इसमें क्या होगा? रूपांतरित होगा। तो ये क्या कहलाएगा? अपसारी उद्विकास कहलाएगा, या अपसारी विकास कहलाएगा। अब हम लोग समझेंगे क्या अभिसारी विकास क्या होता है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है? विभिन्न पूर्वज व जाति के सदस्य, क्या? विभिन्न पूर्वज व जाति के सदस्य जो निकटवर्ती नहीं होते हैं, मतलब जिनमें क्या कोई संबंध नहीं होता है, एक भौगोलिक क्षेत्र में रहकर समान रूप से दिखाई देते हैं। क्या कहते हैं? समान रूप से ही दिखाई देते हैं, वो अलग नहीं लगते हैं, पर क्या उनमें कोई संबंध नहीं होता है, वो निकटवर्ती नहीं होते हैं। ऐसा विकास कैसा होता है? अभिसारी उद्विकास या अभिसारी विकास होता है। अब अगला क्वेश्चन है पूर्व जता या प्रत्यावर्तन का उदाहरण सहित समझाइए। पूर्वजता तथा प्रत्यावर्तन सन 2017 में आया है। तो आइए समझते हैं। जीवों में अचानक ही ऐसे लक्षण विकसित हो जाना, क्या? पूर्वजता व प्रत्यावर्तन क्या? तो अचानक से ही कोई लक्षण विकसित हो गए जो वर्तमान जातीय लक्षणों में क्या नहीं थे। पूर्वज जातियों का लक्षण होता है, जैसे कि हमारे मम्मी पापा हैं तो उनमें वो लक्षण नहीं है, पर जैसे कि हम जो हैं, हम जो माता पिता की जो संतानें हैं, आप लोग हैं, उनमें क्या दादी बाबा के अचानक से ही लक्षण विकसित हो गए, या नाना नानी के अचानक ही लक्षण क्या हो गए? विकसित हो गए। इसको क्या कहते हैं? पूर्वजता कहते हैं, कि पूर्वजों के लक्षण अपने नाती या पोतों में आ जाना। उदाहरण के लिए मनुष्य के आदि पूर्वजों में क्या क्लोम दरार थी, क्या थी? गिल्स सिल्ट पाई जाती थी। कभी कभी ये लक्षण शिशुओं में गर्दन पर कान के पीछे एक छिद्र के रूप में क्या होता है? प्रकट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में पाए जाने वाले एक अवशेषी अंग का नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन बना अवशेषी अंग किसे कहते हैं? क्या समझते हैं आप? मनुष्य में एक अवशेषी अंग पाए जाने वाले का नाम लिखिए अवशेषी अंग का। दूसरा क्वेश्चन बना सन 2013 में, 11 में, 8 में, 5 में। क्या बना? मानव शरीर में पाए जाने वाले 2 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। इसमें 1 पूछा, इसमें 2 पूछा। ठीक। और तीसरा क्वेश्चन फिर यही क्वेश्चन बना अवशेषी अंग की परिभाषा दीजिए तथा इसका क्या एक उदाहरण बताइए। इस सन 2016 में बना। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इतनी बार आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट है। तो आइए समझते हैं। जीवधारियों के पूर्वकालिक क्रियाशील, देखो जो पहले के क्रियाशील अंग थे, जो पहले क्रियाशील अंग होते थे, वो क्या जीवधारियों द्वारा उपयोग
नहीं करने से क्या हो गए, वो गायब हो गए, विलुप्त हो गए। जैसे पहले कहते हैं मनुष्य में पूंछ होती थी, चिंपैंजी होते थे पूंछ, देखा होगा अपने पीछे भी देखो, बैक साइड में क्या है, काला काला निशान बना होता है, तो सब लोग कहते हैं वो पूंछ का निशान है, क्योंकि पहले उसका कार्य होता था तो वो क्रियाशील अंग माना गया। अब उसका धीरे धीरे क्या हो गया, कार्य खत्म होता चला गया, समाप्त होता चला गया, तो कैसा होगा, अवशेषी अंग हो गया, गायब हो गया, और भविष्य में क्या होता है, समाप्त हो जाएंगे, अवशेषी अंग कहलाते हैं। जैसे मानव में निमेषक पटल होती थी, वो नहीं पाई जाती। आंकलदाढ़ शरीर, शरीर पर बाल बहुत होते थे, अब नहीं होते हैं, क्योंकि अब इंसान कपड़े पहनने लगा, पहले कपड़े नहीं होते तो शरीर में बाल होते थे कि ताकि गर्मी सर्दी ठंड, सर्दी होती है बारिश, इससे रक्षा कर सके, तो इसलिए बाल होते थे शरीर में, और शरीर को छुपाने के लिए भी बाल होते थे। तो इस अब उनका कार्य खत्म हो गया, धीरे धीरे मनुष्य ने कपड़े पहनने चालू कर दिए, तो इससे क्या हो गया, शरीर में बाल खत्म हो गए, और पुच्छ कशेरुकाएँ आदि भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। ये सब अवशेषी अंग हो गए। अब आइए अगला समझते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के मध्य की संयोजक कड़ी का नाम बताइए। ये हमारे नोट्स में आपको संयोजक कड़ियाँ दी हुई हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के मध्य की संयोजक कड़ी क्या है, तो पेरिपेटस, क्या पेरिपेटस जो होती है, ये जो है पेरिपेटस जो होता है एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के मध्य की संयोजक कड़ी होती है। इसको नोट कर लेना, ये वनडे एग्जाम जो होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है योगतम की अतिजीविता। अगला क्वेश्चन है योगतम की अतिजीविता, क्या योगतम की अतिजीविता की परिकल्पना किसने दी थी। अगर ये क्वेश्चन आया तो योगतम की अतिजीविता की परिकल्पना किसने दी थी, हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी। किसने, हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या दिया था, योगतम की अतिजीविता की परिकल्पना हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी। अगला क्वेश्चन है जीवन संघर्ष से आप क्या समझते हैं। जीवन में जो संघर्ष होता है उससे आप क्या समझते हैं। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। देखो जिंदगी में सबके संघर्ष होता है, तो अब जिस जिस मतलब वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया था, अब उसका भी नाम जान लो भाई, जरूरी है। तो जीवन संघर्ष प्रत्येक जीव की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। जीवन में संघर्ष क्यों होता है, क्योंकि संघर्ष इस वजह से होता है क्योंकि जो इंसान है, जो मनुष्य है, उसकी जो अपनी खुद की आवश्यकता होती हैं उनको पूरी करने के लिए इंसान जो होता है वो जीवन भर क्या करता है, संघर्ष करता रहता है। यह संघर्ष भ्रूणावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलता रहता है, मतलब मरने तक क्या होता है, संघर्ष ये चलता रहता है। जीवन जब शुरू होता है, जब गर्भावस्था में बच्चा आता है, तब से शुरुआत होकर के मृत्यु तक यह चलता है। किसने दिया था, डार्विन ने। किसने दिया था, डार्विन ने यह सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्री उत्परिवर्तन किसे कहा गया। गुणसूत्री उत्परिवर्तन जो होता है वो किसे कहा जाता है। तो युग्मक निर्माण के समय क्या होता है, जब जाइगोट बन रहा होता है, जब युग्मक का जो गैमेट्स का जब निर्माण हो रहा होता है, तो क्या होता है, उसमें होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं, उसमें होने वाले परिवर्तन जिनसे क्या होता है, गुणसूत्री संरचना में जो गुणसूत्र की संरचना होती है उसमें क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, वो परिवर्तित हो जाती है। तथा विभिन्नता जब परिवर्तित हो जाएंगे, जब जाइगोट या गुणसूत्र जब परिवर्तित हो जाएंगे, जब गुणसूत्र परिवर्तित होंगे तो उसमें क्या विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी। तो जब गुणसूत्र परिवर्तित होते हैं उसमें विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है, इन्हीं को क्या कहते हैं, गुणसूत्री उत्परिवर्तन कहते हैं। यह प्रक्रिया गुणसूत्री उत्परिवर्तन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है जीनी अपवहन, क्या जीनी अपवहन जेनेटिक ड्रिफ्ट को परिभाषित कीजिए। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है समझते हैं। तो आबादी के जीन कोष जो जीन बैंक में क्या होता है, संयोगवश क्या होता है, संयोगवश युग्म विकल्पी के कारण हुए परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, जीन अपवहन कहते हैं। संयोगवश जो युग्म विकल्पी होते हैं उनमें जो परिवर्तन हो जाता है, युग्म विकल्पी के द्वारा क्या होता है, जो परिवर्तन होता है जीन में जो परिवर्तन हो जाता है उसको जीन अपवहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीन अपवहन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को जीव अपवहन प्राकृतिक वर्ण से भिन्न है। क्या है, इस प्रकार की जीनी अपवहन प्राकृतिक जो वर्ण होता है, प्राकृतिक रूप से जो होता है उस जीन उससे क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रजाति या जाति की स्पष्ट परिभाषा देने का प्रयास कीजिए। जो जाति और प्रजाति होती है उसकी परिभाषा दीजिए। जाति, आखिर जाति प्रजाति होती क्या है, हम लोग कहेंगे ये उस जाति का है, ये इस जाति का है व्यक्ति, तो वो जाति की परिभाषा होती क्या है उसको समझते हैं। देखो समान लक्षणों एवं आकारिकी वाले जीवों के समूह, अंतः प्रजनन जो होता है और उससे नई संतान जो संतति उत्पन्न होती है जिसमें ये जनन क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, प्रजाति कहलाती है।
देखो समान लक्षण एवं आकार के वाले जीवों का जो समूह होता है वो जाति कहलाती। क्या कहलाती? जाति कहलाती। और उनसे क्या होती? नई संतति की जननक्षम होती है। जननक्षम जो होती है उसको क्या कहते हैं? प्रजाति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जननक्षम मतलब जनन कि अपने ही जैसी दूसरी संतति को उत्पन्न करना, ये होती है जनन क्षमता या जननक्षम में होती है। ये क्या कहलाती है? प्रजाति कहलाती हैं और जाति कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विपद चलन से संबंधित मनुष्य की दो बाह्य आकार की लक्षणों की क्या कीजिए? विवेचना कीजिए। तो द्विपद चलन क्या? दो पैरों से चलते हों मनुष्य की दो बाह्य आकार की लक्षणों की क्या विवेचना कीजिए। देखो द्विपद चलन के लिए मनुष्य में पैर क्या होते हैं? पैर होते हैं। भुजाओं से लंबे विकसित हुए तथा गमन मुख्यतः एड़ी एवं पादांगुलियां द्वारा संभव हुआ है। मनुष्य कैसे चला है? देखो भुजाओं के आकार के लंबे लंबे पैर हैं, लंबे लंबे पैर हैं। उसमें क्या है? एड़ी है जिसके द्वारा सपोर्ट मिलता है। और फिर क्या है? पंजे हैं। क्या? 5 उंगलियां होती हैं। इसके द्वारा मनुष्य में क्या? द्विपद चलन जो होता है, चलने की प्रक्रिया संभव हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रो-मैग्नान मानव तथा आधुनिक मानव के जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। जो क्रो-मैग्नान जो मानव है तथा उसका क्या लिखिए? आधुनिक मानव के जंतु वैज्ञानिक का नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन बना, मानव का उद्भव किस युग में हुआ? क्रो-मैग्नान मानव जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए, ये क्वेश्चन आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रो-मैग्नान मानव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मानव का उद्भव प्लीस्टोसीन युग में हुआ था। कब हुआ था? प्लीस्टोसीन युग में हुआ था। आधुनिक मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस सैपियंस है। क्या है? जो हम लोग जो मनुष्य हैं, हम लोग का मानव का अगर पूछा जाए, जो आधुनिक सब लोग हैं उनका क्या? होमो सैपियंस सैपियंस है। जो क्रो-मैग्नान मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या था? होमो सैपियंस फासिलिस था। क्या था? फासिलिस। हम लोगों में सैपियंस सैपियंस 2 बार है, ये क्या? होमो सैपियंस फासिलिस है क्रो-मैग्नान मानव। क्रो-मैग्नान मानव पर विस्तृत जानकारी हम आपको दे रहे हैं, रुकिए। देखो जो होमो सैपियंस जो मानव है और जो क्रो-मैग्नन मानव में क्या समानताएं थी? पहली बात तो क्या थी? इनमें कप में जो थे इसमें था पूंछ अनुपस्थित थी, सिर बड़ा, गर्दन तथा पाद अपेक्षाकृत क्या थे? लंबे थे। समानताएं ये थी। और अंगूठा अन्य अंगुलियों के साथ समकोण पर स्थित था। सम्मुख जिसमें वस्तुओं को क्या था? आसानी से पकड़ा जा सकता है। ये समानता थी, दोनों में एक जैसी थी। जो क्रो-मैग्नन मानव थे और मानव में दोनों क्या थी? एक जैसी थी। स्टर्नम हड्डी चौड़ी होने के कारण वक्ष भाग चौड़ा हुआ और चपटा हुआ, जिससे क्या हुआ? चपटा हुआ। अगली समानता क्या थी? मानव तथा कपि की द्विगुणित कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा लगभग क्या थी? समान था। जो डीएनए था वो समान था। चिंपैंजी में डीएनए 97 से 100% समानता थी, जबकि गिब्बन तथा रीसस मानव में क्या थे? क्रमशः 94%। गिब्बन में 94% था और रीसस जो वानर थे उनमें क्या था? 88% था। ये समानताएं थी। अब अंतर क्या थे ये देख लेते हैं। अंतर ये थे, देखो जो कपि था वो शिशु व बाल्यावस्था की अवधि में छोटी होती थी। क्या थी? शिशु व बाल्यावस्था की जो अवधि थी वो कैसी होती थी? छोटी होती थी। और जो मानव में थी शिशु और बाल्यावस्था की अवधि क्या होती थी? लंबी होती थी। अगला क्या था अंतर? इसमें था कपि के जो अगले पैर थे वो लंबे तथा घुटनों के नीचे तक पहुँचते थे। कैसे पहुँचते थे? घुटनों के नीचे तक पहुँचते थे। अगर पदों तथा पश्च पदों से समान कार्य लेते थे। वो क्या कहते? समान, जैसे कि वो चारों पैरों से जो आगे के जो हाथ और जो पैर थे, तो वो जैसे कि डॉग चलते हैं या बंदर चलते हैं तो उनको कप तभी कहा गया था। क्या कप कहा गया? क्योंकि हाथ पैर चारों का प्रयोग चलने के लिए करते थे। और मानव क्या थे? मानव अपने सिर्फ पैरों का प्रयोग चलने के लिए करते थे और अग्र प्रयोग जो उसके हाथ थे, अग्रपाद थे, उनसे क्या? खाने पीने या कोई सहायता करने के लिए प्रयोग करते थे। अपनी ही सहायता करने के लिए, दूसरों सहायता करने के लिए। दूसरा था अंगूठा छोटा था। जो कपि थे उनका अंगूठा कैसा था? छोटा होता था तथा अंगुलियों के समांतर होता था। अंगुलियों के समान होता था अंगूठा। और कैसा होता था? छोटा होता था। वस्तुओं को पकड़ने में क्या था? सुविधाजनक नहीं था, क्योंकि छोटा था इस वजह से वस्तुओं को पकड़ने में सुविधाजनक नहीं था। और मानव में क्या था? अंगूठा अधिक विकसित होता है। क्या होता है? अधिक विकसित होता है। अंगुलियों के साथ कैसा होता था? समकोण बनाता है। कैसा बनाता है? समकोण बनाता है अंगूठा। और वस्तु को सुविधाजनक बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं, मजबूती से पकड़ सकते हैं और अपने हाथों से क्या? अनेक कार्य करने में उपयोगी होते थे। मादा के जो कपि थे उसमें मादा के स्तन उभरे नहीं होते थे, पर जो मानव होते हैं उनमें क्या? मादा के स्तन उभरे होते हैं। तो ये अंतर थे और जो पहले बताई वो समानताएं थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रोमर के मतानुसार आधुनिक मानव की विभिन्न
जातियों के नाम लिखिए। जो रोमर हैं उनके अनुसार जो आधुनिक मानव हैं उनकी विभिन्न जातियों के नाम लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये सन 2013 में आया है, 11 में आया है, 8 में आया है, 5 में आया है। तो रोमर ने मानव की जो प्रजाति हैं उनको 4 समूह में बांटा है। पहला काकेसाइड्स, क्या है? काकेसाइड्स। ये ठंडे प्रदेशों में, जो ठंडे प्रदेशों हैं उनको काकेसाइड कर दिया। जो ये कैसे हैं? जैसे उत्तरी अफ्रीका में, क्या उत्तरी अफ्रीका में जो रहते हैं उनको काकेसाइड बोलेंगे। यूरोप में, रूस में, भारत में पाए जाने वाले क्या हैं? काकेसाइड हैं। अब मैंगोलाइट्स क्या होते हैं? चीन, जापान, अमेरिका के रेड इंडियन आदि। अब निग्रोइडस क्या होते हैं? अफ्रीका के निग्रो, अंडमान फिलीपींस द्वीपों के बौने जो होते हैं। तो निग्रो इससे अफ्रीका के निग्रो और निग्रोइड्स ये समझ सकते हैं इससे। ऑस्ट्रेलाइड क्या होते हैं? भारत के भील, क्या? भारत के भील और श्रीलंका के बेढ़ा आदि क्या होते हैं? ऑस्ट्रेलाइड होते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।